आज हम टॉपिक ले रहे हैं चैप्टर 2 से और उसके हम कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लेंगे। सो अभी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 2.18। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपने 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे बांधा हुआ है। तो ये प्रोटॉन सेंटर की तरफ लगा लीजिए और ये एक्सटर्नल चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको आर दे रखा विच इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट दिस। यानी हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आएंगे और उसे हमने यहाँ लाकर आर डिस्टेंस पे लाकर रखना है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो हमें फाइंड करनी है। सेकेंड, हमें फाइंड करना है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और हमें ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमें ये भी बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, एटम से बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो भी हम बताएंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो है Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2। दैट मीन्स हम इनिशियली कहाँ से लाए हैं, वहाँ से फाइनल तक। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन थी हमारी डिस्टेंस 0.53, तो हम यहाँ ला रहे थे फाइनल पोजीशन पे, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.53। कहाँ से? इन्फिनिटी से। लेकिन 1 बाय इन्फिनिटी यानी इनिशियल पोजीशन वाज इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0 एंड फाइनल पोजीशन इज 1 बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। आर दे रखा है सबसे फर्स्ट, वो दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दोनों चार्जेस की वैल्यू हमें पता है। क्यू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है 1.6, तो मैं एक की वैल्यू लिख देती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस, तो प्लस माइनस दोनों चार्ज जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए प्लस चार्ज हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैल्यूज़ हैं। 1R2 इन्फिनिटी हो जाता है, R1 जो है ये गिवन वैल्यू है। Everything you place in there and then when you will solve you will get an answer -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका कैलकुलेशन से आना चाहिए था वो आना चाहिए था इन जूल्स में, लेकिन 1 जूल्स को हम कन्वर्जन से कहते हैं 2.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू है वो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। जूल्स में जो आंसर आएगा उसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जूल्स में भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वी हैव टू गिव एन आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ वाई वी आर कैलकुलेटिंग। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एनर्जी। मिनिमम वर्क डन चाहिए हमें, मिनिमम वर्क चाहिए, वर्क टू टेक एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द एटम हमें जो मिनिमम काम करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो मिनिमम वर्क होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी हमें पहले टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। या इसको अगर और बेटर तरीके से डिफाइन करूँ तो वी कैन राइट इट एज एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट द गिवन पॉइंट। सो एनर्जी एट इन्फिनिटी होती है 0 एटम के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब आप इन्फिनिटी पोजिशन पे, मतलब हम ये क्या कह रहे हैं, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दें फ्रॉम द एटम और उसे इन्फिनिटी पर रख दें तो जो एनर्जी लगी दैट इज़ कॉल्ड एज योर मिनिमम वर्क डन, या फिर दैट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पर इन्फिनिटी पर ले जाने पर, इन्फिनिटी पर पहुँचने पर जो एनर्जी होती है वो भी 0, और ये जो एनर्जी होती है ये हो गई आपकी जो उस पॉइंट पर टोटल एनर्जी हुई। तो अगर मैं इसे वैल्यूज़ में प्लेस करूँ तो इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 माइनस जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सो हमारे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। सो हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो आप यहाँ पे इसका हाफ ले लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेंबर मैंने नेगेटिव सिंबल नहीं लिया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो वेलोसिटी का स्क्वायर ले रहे हैं, वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, मास तो कभी नेगेटिव होता नहीं। तो वेलोसिटी का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा है। तो यहाँ ये साइन पोटेंशियल एनर्जी का है मगर यहाँ पर नहीं आएगा, वो साइन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तक ही रहेगा। तो अब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल एनर्जी विल बी सम टोटल ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
सो काइनेटिक कितना है हमारे पास 13.6, पोटेंशियल कितना है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो माइनस साइन में था, वो माइनस कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, एंड योर टोटल एनर्जी विल कम आउट टू बी 13.6, वो भी माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट इसका नेगेटिव होगा आपका मिनिमम वर्क डन, तो आपका जो मिनिमम वर्क हुआ वो हो गया माइनस ऑफ टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, यानी कि अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चन वंस अगेन। वो कहता है व्हाट इज़ 1 and 2, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ़ द चार्ज इज़ टेकन फ्रॉम 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन, यानी कि अब की पहले हम चार्ज कहाँ से ला रहे थे, वहाँ इन्फिनिटी से ला रहे थे और 0.53 पे ला रहे थे, लेकिन अब की बार हमने चार्ज कहीं यहाँ पर रखा हुआ है 1.06, अब हम वहाँ से ला रहे हैं और 0.53 पर रख रहे हैं। तो हमारा जो ज़ीरो था, एक्चुअली अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी जाए तो दे आर सेइंग दैट द ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06। तो पहले ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर रखा जा रहा था, माना जा रहा था, यानी कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई थी हमारी 1/इन्फिनिटी, जो वैल्यू आती है दैट विल बी ज़ीरो। ये अब की बार पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो हमने यहाँ मान लिया, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से आप यहाँ लेके जा रहे हो चार्ज को, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, साथ साथ वो मिनिमम वर्क भी मांग रहा है इसी सेम सिचुएशन के लिए। तो देखते हैं। तो अब की बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो पहले हमने यूज़ किया, यानी ये वाला फॉर्मूला हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन जो वैल्यूज़ हैं वो क्योंकि चेंज हो गई हैं, तो अब फॉर्मूला आपका बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए U इज़ इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/r1। r1 कितना हो गया है 0.53 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 1.06 इंटू 10⁻⁻10। तो ये नेक्स्ट जो वैल्यू दे रखी थी आपको, जहाँ पर आप ले आए हो एंगस्ट्रॉम में हमने चेंज कर दिया है, दिस इज़, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं देन योर आंसर विल कम आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तब आपका आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो अब हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब आप पहले एनर्जी कितनी थी, जब हमने फर्स्ट केस में किया तो एनर्जी थी -27 ये वाला केस, यानी -27.2 थी, और अब एनर्जी होगी 13.6। सो ये दोनों एनर्जी में ये ग्रेटर वैल्यू है एनर्जी की और वो एनर्जी की लेस वैल्यू है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ थी वो कंज्यूम हो गई या वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ग्रेटर वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, टोटल एनर्जी तो सेम ही रहना होता है, कंजर्व्ड है सिस्टम। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले हम इन्फिनिटी से ला रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी लेस था, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बच गया, ये काइनेटिक एनर्जी बच गया। लेकिन अब जब हम नियर बाय पॉइंट से ला रहे हैं तो एनर्जी टोटल ही इतनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। नियरेस्ट पॉइंट के लिए ये एनर्जी होती है, मतलब क्लोजेस्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये उतनी ही है। तो फिर इस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बनी जिसको हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी क्या आती है -13.6। तो अगर आप टोटल एनर्जी यहाँ पे पुट करते हैं दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा मिनिमम वर्क अब कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा उस टोटल एनर्जी का नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अब की बार भी जो एनर्जी है, जो वर्क डन लग रहा है हमारा, वो उतना ही लग रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चाहे आप इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को 0.6 पे लाएँ, अगर नियर पॉइंट सेम है तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम बोल रहे हैं वो सेम लगेगी, चाहे आप इन्फिनिटी से ला के आपने 0.5 पे रखा या फिर आपने 1.06 से लाकर 0.5 पे रखा, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी या मिनिमम वर्क डन जो था वो हमारा सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now let us see the next question. It says the two charge conducting sphere of radii A and B connected to each other by a wire. तो हम दो चार्ज स्फेयर ले लेते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक का रेडियाई A है एक का रेडियाई B है, विच एवर द वैल्यू, दोनों में से कोई वेरी कर रहा है, और हम उनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमने उनको वायर से कनेक्ट कर दिया देन व्हाट विल हैपन, इनिशियली अगर इसके पास चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज Q2 था, देन व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट शेयरिंग देयर चार्ज, और कुछ टाइम के बाद इसके पास चार्ज Q डैश आ जाएगा ऑफ 1, इसके पास आ जाएगा Q डैश ऑफ 2, और इन दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगी विच इज़ वी कैन से कॉमन पोटेंशियल था V। अब Q किसके बराबर था, Q इज इक्वल टू CV। तो हम कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप लेके अगर मुझे Q1 डैश
बाय Q2 डैश निकालना है, तो वी कैन राइट डाउन C1V1 बाय C2V2, C1V1 बाय C2V2। लेकिन V1 और V2 तो इक्वल हो गए, अगर V1 V2 इक्वल हो गए तो वी कैन राइट C1V बाय C2V, बिकॉज यहाँ आप लिख सकते हो C1 जो था वो C2 के V1 जो था V1 V2 के इक्वल था एंड दैट इज इक्वल टू V, क्योंकि दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ गए थे तो V कैंसिल हो जाता है, आपके पास सिर्फ C1 एंड C2 बचता है। लेकिन एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है 4πε0 R, एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो हमने यहाँ पर R पुट करना है, लेकिन एक केस में R A है, एक केस में B है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास Q1 डैश बाई Q2 डैश किसके बराबर आ जाएगा 4πε0 A बाई 4πε0 B, मैंने अज्यूम कर लिया, तो A बाई B, ओनली A बाई B। इन द सेम वे अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पहला बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, सबसे फर्स्ट पार्ट में उसने क्या मांगा, व्हाट इज E1 बाई E2, यानी इसकी फील्ड का बाय इसकी फील्ड का रेशो हमें चाहिए था। हमने चार्ज तो अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए निकाला है। सो लेट अस सी कैलकुलेशन फॉर E1 एंड E2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाती है Q बाय R स्क्वायर, एंड ये Q1 चार्ज 1 कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं Q2 बाय R स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। सो जब आप इसे रीअरेंज करेंगे K एंड K कैंसिल हो जाता है, ये K एंड K कैंसिल हो जाता है आपके पास, तो आपके पास बचा Q1 बाय Q2। अच्छा ये डैश ले लीजिए क्योंकि द न्यू चार्जेस की बात हो रही है, यहाँ पर भी हम डैश ले रहे हैं कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इनटू में R2 बाय R1। R2 क्या है हमारा B और R1 कितना है हमारा A1 स्क्वायर। अब Q1 बाई Q2 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं A बाई B, वो आप यहाँ पे पुट करते हो तो A बाई B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये सिर्फ A है, A1 नहीं है, A है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा B बाई A। इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें ρ1 बाय ρ(2), तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज तो Q1 डैश बाय Q2 डैश हो गया, और एरिया अगर आप इसके नीचे लेते हैं तो यहाँ हो गया 4πA स्क्वायर और ये हो गया 4πB स्क्वायर। 4π आपका कैंसिल हो जाता है और आपके पास फिर से आप Q1 Q2 पड़े प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो अगेन यू गॉट द सेम वैल्यू B बाई A। सेकेंड पार्ट में वो हमसे ये पूछ रहा था, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो तो हमने निकाल ही दिया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था यूज़ रिजल्ट टू एक्सप्लेन रॉ एट शार्प एंड, यानी रेसिस्टिविटी हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें शार्प एंड पे वो हमारी ग्रेटर होती है देन दी फ्लैट पोर्शन। अगर किसी फ्लैट सरफेस को लेते हैं या फ्लैट वायर को लें या स्ट्रिप को लें तो उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, और शार्प एंड पे यानी टिप पे, पॉइंटेड टिप पे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसको हमने इसी यूज़ दिस रिजल्ट, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को यूज़ करके हमने उसको एक्सप्लेन करना था। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है वो भी B बाई A, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ का रेशो है वो भी B बाई A। सो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल टू E1 बाई E2 के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बराबर है। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई या किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई, आप देखते हैं कि रॉ का जो रिलेशनशिप है, डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वो रेडियस के साथ इनवर्स है। तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को बढ़ाना है तो हमें टिप्स को पॉइंटेड बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें एरिया को या रेडियस को कम करना पड़ेगा सो एज टू इंक्रीज दी सिग्मा को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यही हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे थे। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द टू चार्जेस -Q एंड +Q, दे आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -A एंड 0 0 +A रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा है, X, Y और Z, यानी कि ये जो -A और A शो कर रहे हैं ये Z कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है एक -Q और +Q चार्ज को लिया और हमने इस तरह से -A और A पर हमने प्लेस कर दिया, लेकिन ये किस एक्सिस पर है, Z एक्सिस पर। तो राइट नाउ वैसे तो ये एक्सिस Z होता है, लेकिन राइट नाउ मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए या आपको समझाने के लिए मैं इस एक्सिस को Z एक्सिस मान रही हूँ। अब बोलता है आगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
ज़ीरो ज़ीरो जेड, जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, वी निकालनी है, कहाँ निकालनी है? एक तो ज़ीरो ज़ीरो जेड पॉइंट पे निकालनी है और दूसरा हमें निकालनी है एट एक्स वाई और ज़ीरो पॉइंट पे निकालनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। तो लेट अस सी हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो अगर वो बोल रहा है पहला केस ज़ीरो ज़ीरो जेड, इसका मतलब ये जेड एक्सिस पे ही ये पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करती हूँ तो वो पॉइंट मेरा इसी एक्सिस पर ही होना चाहिए। तो लेट मी कंसीडर कि वो पॉइंट मेरा पी यहाँ पर था, कहाँ? क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज था और उसका कोऑर्डिनेट था ज़ीरो ज़ीरो जेड, तो ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस हो गया जेड और ओरिजिन से पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस ए था, वो तो हमें गिवन ही है। तो हमने इनकी वैल्यू यूज़ करनी है और इस फॉर्मूले में प्लेस कर देना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था 1/4πε0। और अब जब आप यहाँ पर Q, तो चार्ज है, चार्ज कौन सा पहले लेते हैं? पहले पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और उसका डिस्टेंस देखते हैं। तो आप डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस z है, ये r है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। और कौन से वाला डिस्टेंस चाहिए? अगर P पॉइंट के लिए नाप रहे हैं तो दिस डिस्टेंस यू नीड। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? z माइनस ए। तो दिस इज z माइनस ए। सेम दूसरा चार्ज लेते हैं। दूसरा चार्ज क्या? माइनस क्यू, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया क्यू। ये हम पहले भी क्यू मान चुके थे माइनस। अब की बार रेट डिस्टेंस कितना है? तो z और ये वाला a और ऐड कर दीजिए उसमें, तो ये हो जाएगा z माइनस माइनस ए हो रहा था, तो विच इज़ z प्लस ए। तो टोटल डिस्टेंस आ गया इतना। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन आती है। ये हमने फॉर द एक्सियल पॉइंट के लिए पहले भी, यानी पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट हमने ड्राइव किया हुआ है और वो आता है 1/4πε0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2a। तो q इंटू 2a आ जाएगा विच इज़ डाइपोल मोमेंट p, और उसको हम बोल देते हैं जेड स्क्वायर। नीचे का एलसीएम लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, खुद को सॉल्व करके देखो तो p आ जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ जो चार्ज था q, उसके नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो लेस है, z माइनस ए कर रहे हो, तो इसका मतलब जो डोमिनेटिंग चार्ज q है वो पॉजिटिव होगा, तो यू विल गेट द पोटेंशियल पॉजिटिव। लेकिन अगर यही पॉइंट p आप इस साइड ले लें, यानी क्लोजर टू माइनस चार्ज ले जाएं, यहाँ पर रख दें आप p पॉइंट को, तो फिर कौन सा चार्ज का डिस्टेंस कम हो जाएगा? फिर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा इसका मतलब इस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, माइनस वाले का। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं P1 पॉइंट पे और इसको कहते हैं P2। तो पोटेंशियल एट 1 पॉइंट पे, पोटेंशियल एट 2 पॉइंट पे, वो कितनी हुई? माइनस में आ गई वो। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन माइनस में इसलिए आया क्योंकि तब नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट है क्योंकि पॉइंट P Q प्लस Q के क्लोजर है। जब वो पॉइंट P माइनस Q के क्लोजर होगा तो माइनस चार्ज डोमिनेट करेगा और माइनस पोटेंशियल डोमिनेट करेगी और पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये तो हमारी फील्ड्स आ गई, पोटेंशियल आ गई कब? जब आपका पॉइंट P सेम एक्सिस पे लाई कर रहा था। सेकेंड पार्ट में वो पूछता है कि अगर x और y पर निकालना होता तो अगर हम z एक्सिस हमारा ये है और x एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो x एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, और वो परपेंडिकुलर पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे vx vy दोनों क्या हो जाती हैं? ज़ीरो हो जाती हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी z के y पॉइंट भी परपेंडिकुलर होगा और x पॉइंट भी परपेंडिकुलर होगा, तो v पोटेंशियल एट x पॉइंट एंड पोटेंशियल एट y पॉइंट बोथ साइड वो ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं इसका। सेकेंड केस में पूछता है कि अगर आपके पास r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए तो अब यहाँ इस इक्वेशन में अगर आप r को z कह दें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। सो लेट अस सी, हमने r को वेरी वेरी ग्रेटर देन a कहा, यानी कि हमने z को r कह दिया, तो आपकी इक्वेशन बन गई p/r² माइनस a स्क्वायर। बट आप कंडीशन ले रहे हो कि r बहुत बड़ा है, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी a को ज़ीरो कर दीजिए और आपकी इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r²। तो फिर हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाता है। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन में पूछता है कि दो पॉइंट्स दे दिए उसने 5, 0 एंड 0, और दूसरा पॉइंट दे दिया है -7, 0 एंड 0। एक चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जा रहे हैं और कहाँ पर? उसी पोटेंशियल के अंदर, यानी कि हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 5 टू पॉइंट -7 तक, टू द पॉइंट -7 तक हमें सेंटीमीटर तक ले जाना है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? एक्स एक्सिस में, लेकिन जो चार्ज हमने रखे थे वो कहाँ रखे थे? वो तो थे जेड एक्सिस में।
सी द फिगर वंस अगेन। चार्ज हमारे जेड एक्सिस पे रखे हैं और हम एक्स एक्सिस में चार्ज को मूव कर रहे हैं -5 से लेकर -7 कहीं नीचे की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे हो रही है और परपेंडिकुलर एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा, वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर वर्क डन विल बी ज़ीरो इन दैट केस। सो यहाँ से यहाँ चार्ज ले जाने पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेंगे।